कि आज मैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल आप कह सकते हैं वो मैं आज शेयर कर। तो पहला रूल है, पता ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे वर्क में क्या गलतियां हैं आपको डेली बेसिस पे। ठीक है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है, चाहे आप आधे घंटे ही करो, लेकिन आप वी ट्राई टू ड्रॉ व्हाट वी सी। दो तरीके से वर्क कर सकते हैं, या तो आप हाफ एन आवर को एक प्रोफेशनल मैच्योर वर्क बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल वर्क किए हैं, तो भी एक कंट्रोल रेंडरिंग करने में मुझे अभी भी प्रॉब्लम होती है ओवर हैंड ग्रिप। Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. तो how are you all? I hope you all are doing good. तो आई होप कि आप सब लोग खूब सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज का स्केच में एक सैंग्विन पेंसिल आती है, चारकोल सैंग्विन पेंसिल, ठीक है, तो उससे मैं स्केच करने वाली हूँ। बहुत दिनों से रख रखा था तो मैंने सोचा चलो आज इसको ट्राई कर ही लेते हैं। तो सैंग्विन पेंसिल से मैं आज ग्रे टोन्ड पेपर जो आता है उसके ऊपर मैं स्केच कर रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस पेंसिल को यूज़ ना करें, क्योंकि इसकी जो लिड है ना वो बहुत ज़्यादा टूट रही थी फ्रेंड्स। मतलब क्या बताऊँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ना इसकी लिड की, ये ना तुरंत टूट रही थी, तो मेरी पेंसिल बहुत सारी वेस्ट हो गई। तो स्टार्टिंग में अगर आप अपने स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नॉर्मल पेंसिल से ही करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोसेस मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि पोर्ट्रेट को किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करना है, वही सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 5 गोल्डन रूल आप कह सकते हैं वो मैं आज शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको अपने वर्क को इम्प्रूव करना है, आपके जो स्केचेस हैं उसको आपको इम्प्रूव करना है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके जो वर्क है वो मास्टर वर्क की तरह दिखे, तो आप इस 5 गोल्डन रूल को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट आएगी, है ना। तो पहला रूल है कि वर्क ऑन फंडामेंटल, एंड दिस इज वेरी वेरी बेसिक फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। फंडामेंटल की नॉलेज लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट फंडामेंटल के नॉलेज के हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे वर्क में क्या गलतियां हैं, क्योंकि दैट विल बी जस्ट अ कॉपी। चीज़ों को देख देख कर बनाना इज़ जस्ट लाइक अ कॉपी। बिना समझे किसी चीज़ को बनाने का मतलब है कि हम बस उस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, हमें खुद ही पता नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें अपने फंडामेंटल की स्टडी अच्छे से कर लेनी है। लाइक हमें अपने सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, अपने सब्जेक्ट की प्रोपोर्शंस की स्टडी किस तरीके से करनी है ना, वैल्यू की स्टडी किस तरीके से करनी है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट फॉल हो रहा है तो कहाँ पे लाइट बनेगा, कहाँ पे शेडो बनेगा, और सिर्फ लाइट और शेडो ही नहीं है, लाइट्स के डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टोन्स होते हैं, उसको हमें स्टडी करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर पर्सपेक्टिव आता है कि चीज़ों को हम किस एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सब्जेक्ट की प्रोपोर्शंस को करेक्टली जज करने में, है ना। उसके बाद फिर कलर थ्योरी आ जाती है, कंपोजिशन आता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, इसका कोई और अंत भी नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल की स्टडी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करनी है, ठीक है। जो बेसिक लेवल की फंडामेंटल की स्टडी है वो तो आपको करनी ही करनी है, उसके बाद तो स्टडी तो हमेशा चलती ही रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है ना। तो इस तरीके से आपको फंडामेंटल की स्टडी करनी है। दूसरा पॉइंट आता है कि यू विल हैव टू वर्क ऑन डेली बेसिस, ठीक है। 1.5 आवर की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। डेली क्विक स्केचिंग जो होती है, जिसमें हम लाइन की क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं और अपने सब्जेक्ट के प्रोपोर्शंस को ऑब्जर्व करते हुए अपने डिफरेंट हम सब्जेक्ट को लेकर स्केच करते हैं, तो वो करना है आपको डेली बेसिस पे, ठीक है। एक भी दिन स्किप नहीं करना है, चाहे आप आधे घंटे ही करो, लेकिन आपको डेली करना है। उससे क्या होगा, जो हमारी हैंड आई कोऑर्डिनेशन है उसको बिल्ड करने में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और हमारी इससे ऑब्जर्वेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि हम चीज़ों को डेली देख रहे हैं और हम अपने हैंड को डेली मूव कर रहे हैं, ब्रेन जो हमारा सिग्नल दे रहा है उसके अकॉर्डिंग, है ना। वीक बेसिस पे जैसे आप वीक डिवाइड कर सकते हो कि एक वीक में हम ये करेंगे, इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे, तो एक वीक में आप आधे घंटे के लिए डेली बेसिस पे अगर आप 8-9 स्केच भी 10-20 स्केच इस तरीके से अगर आप कर रहे हो, तो भी जो हमारी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाती है, और हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो चीज़ें हमें दिख रही है हम उसको वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब वी ट्राई टू ड्रॉ व्हाट वी सी, है ना।
तो उससे हमारी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी कैसे है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी लेसन्स ऑलरेडी शेयर कर रखी है, बहुत सारी फंडामेंटल के ऊपर, रैपिड स्केचिंग के ऊपर, कि रैपिड स्केचिंग करते वक्त क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। तो अगर आपने नहीं देखा है या फिर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल में भी जाकर विजिट कर सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क ऑन लाइन क्वालिटी। जैसे डेली बेसिस पे हमें हाफ एन आवर या 1 आवर तो देना है अपनी डेली स्केचिंग के ऊपर। ठीक है, तो आप दो तरीके से वर्क कर सकते हैं, या तो आप हाफ एन आवर में एक ही वर्क करो लेकिन आप उसको पूरा अच्छे से फंडामेंटल की आपकी डीप लेवल पे आप स्टडी करो। ठीक है, लाइन की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, प्रोपोर्शंस को ध्यान में रखते हुए, लाइट एंड शेड्स को ध्यान में रखते हुए, मतलब जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जो आज का वर्क है मेरा ये वही है ना। सारे जो भी हमारा पर्सपेक्टिव है, फंडामेंटल है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप हाफ एन आवर या 1 आवर की एक वर्क के ऊपर आप स्केचिंग कर सकते हो। और दूसरा आता है रैपिड स्केचिंग, जिसमें हम सिर्फ लाइन की क्वालिटी और प्रोपोर्शंस के ऊपर ध्यान देते हुए हम एक स्केच को 5 से 7 मिनट में कंप्लीट करते हैं और हाफ एन आवर में 8, 9 या 10 स्केच इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, तो आप दो तरीके से वर्क कर सकते हो, लेकिन दोनों में ही आपकी लाइन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि हमारे वर्क को एक प्रोफेशनल मैच्योर वर्क बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमारे अपने वर्क में लाइन की क्वालिटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जो भी हम जैसे इस तरीके से, जैसे जो आज का मेरा वर्क है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो मेरी लाइंस है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आ रही है ना। जो भी लाइंस मैंने डाली है वो स्ट्रेट है और स्ट्रॉन्ग है, और अगर मैं यहाँ पे कर्व लाइन भी यूज़ करूँगी तो वो कर्व लाइन भी एक रिदमिक लाइन होगी, है ना। तो इस तरीके से जैसे क्विक स्केचिंग में, जैसे जो मैंने 5-7 मिनट वाला वर्क बताया, तो उसमें आप कर्व लाइन भी यूज़ कर सकते हो। तो आपकी कर्व लाइन में भी एक रिदम होना चाहिए, है ना। अगर आप स्ट्रेट लाइन डाल रहे हो तो उसमें एक एनर्जी सी होनी चाहिए, एक रिदमिक फ्लो होना चाहिए, है ना, ताकि आपके वर्क में एक बहुत ही अच्छा, एक बेटर जेस्चर कैप्चर हो पाए, है ना। और स्टार्टिंग में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, स्टार्टिंग में लाइन की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इतने वर्क किए हैं तो भी एक कंट्रोल रेंडरिंग करने में मुझे अभी भी प्रॉब्लम होती है ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ते के साथ। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो मैंने स्पीड फास्ट रखा है, लेकिन मैं उसको एक नॉर्मल स्पीड के साथ करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं नॉर्मली करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलने लगता है मेरा हैंड। तो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना है ना। एक 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 पर्टिकुलर स्पीड में आपको चलाना है, क्योंकि आपकी लाइन में कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर लाइन में कंट्रोल नहीं होगा तो वो हमें पता ही नहीं है, तो जहाँ पे डालना चाहेंगे वो वहाँ पे नहीं डला के, जहाँ तक हम उसे रोकना चाहेंगे वो वहाँ तक ना जाके और आगे वो चला जाएगा, है ना। तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन की क्वालिटी के साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रैपिड स्केचिंग इज नेवर मीन क्विक स्केचिंग। मतलब हमें अपने वर्क में सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी कैप्चर नहीं करना है। रैपिड स्केचिंग कहने का मतलब है कि हमें बस कुछ ही चीज़ों को ध्यान में रखना है, लाइन की क्वालिटी को ध्यान में रखना है, प्रोपोर्शंस को ध्यान में रखना है, और हमें बस अपने सब्जेक्ट के इम्प्रेशन को कैप्चर करना है। ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स को कैप्चर नहीं करना है, लाइक लाइट एंड फॉर्म को हमें कैप्चर नहीं करना है। अगर आपको करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा के कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक नॉर्मल स्पीड के साथ चलना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर आप 5-7 मिनट दे रहे हैं एक स्केच के ऊपर तो उसमें आप सारी चीज़ों को कैप्चर करने लगो, मतलब ड्रॉ भी करने लगो और उसमें रेंडरिंग भी करने लगो उतने में ही। मतलब इतने कम टाइम में वो होगा ही नहीं, वो उतने कम टाइम में करने वाला चीज़ ही नहीं है ना। क्योंकि अगर आप करने की कोशिश भी करोगे तो फंडामेंटल लेवल पे एरर आने स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोपोर्शन सही नहीं आएगा, आपकी लाइन की क्वालिटी सही नहीं आएगी, और आप जो रेंडरिंग कर रहे हैं लाइट एंड शेड्स को अभी आप पूरे अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे, तो वो होगा ही नहीं, है ना। टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में। अगर आप करना चाहते हैं तो आप टाइम लगा के कर सकते हैं, जैसे जो मैंने पहले वाला बताया, हाफ एन आवर में आप अच्छे से सारे फंडामेंटल की आप स्टडी को ध्यान में रखते हुए आप स्टडी करो, है ना। तो अगर आप क्विक स्केचिंग कर रहे हैं, 5-7 मिनट वाली स्केचिंग कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं करना है, एक रियलिस्टिक फॉर्म के ऊपर नहीं जाना है। आपको लाइन की क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हुए, आपको प्रोपोर्शंस को फोकस करते हुए, आपको बस अपने सब्जेक्ट के इंप्रेशन को कैप्चर करना है, उसके जेस्चर को कैप्चर करना है, ठीक है। And the last and most important points comes, we don't have to take
टफ सब्जेक्ट एट इनिशियल लेवल। मोस्ट बिगनर ये गलती करते हैं, हम दूसरे के वर्क को देखकर इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम सीनियर आर्टिस्टों के वर्क को देखकर, उनके पोर्ट्रेट को, उनके लैंडस्केप्स को, उनके ह्यूमन फिगर्स को, जो टफ सब्जेक्ट होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, उनको देखकर हम इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम वो उठा लेते हैं कि हमें वही चीज़ें करनी है, और चीज़ों को हमने समझा नहीं है सही से, अपने सब्जेक्ट की स्टडी नहीं करी है, फंडामेंटल की स्टडी नहीं करी है, और वो बनता नहीं है प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से। हम सब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं करते हैं सही से, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करी है हमने, और हम बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं, और वो क्या होता है, वहाँ पे एरर आ जाता है, और वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं बन पाता, फंडामेंटल लेवल पे एरर्स आने लगते हैं, है ना। तो चीज़ों को इनिशियल स्टार्टिंग लेवल से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी स्टेप्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, एक भी स्टेप्स को आप स्किप नहीं कर सकते, है ना। तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर, है ना। तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से अपने सब्जेक्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करें, लाइट एंड शेड्स को ऑब्जर्व करें और उसकी स्टडी करें, ठीक है। स्टार्टिंग में आप सिंपल सब्जेक्ट लें और धीरे धीरे अपनी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको आप इंक्रीज करते जाए। स्टिल लाइफ हो गए, जैसे आप सिंपल में एक ऑब्जेक्ट लिया है तो आप 2-4 ऑब्जेक्ट ले लें, फिर उसके बाद थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्टिल लाइफ्स ही आप यूज़ कर सकते हो। और आप अपने सब्जेक्ट को जब आप समझ लेंगे, जब आप फंडामेंटल की बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं स्टिल लाइफ के साथ अगर आप समझ लेंगे फंडामेंटल को, तो आप कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट में आपको अपने सब्जेक्ट को समझने में ईजी होगा और फंडामेंटल की स्टडी करने में आपको ईजी होगा। और इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को समझ भी पाएंगे और अपनी जो स्टडी है उसको प्रॉपर तरीके से अपने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के ऊपर आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। और जब आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, एक स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए जब जाएंगे, तो आपका वर्क जरूर इम्प्रूव होगा, है ना। तो ये 5 गोल्डन रूल जो मैंने शेयर किया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम अपने वर्क में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं और अपने वर्क को बिल्कुल प्रोफेशनल मैच्योर बनाना चाहते हैं, तो एक मास्टर्स की तरफ वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है ना, और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई इसको अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे कि तो डेफिनेटली आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे तो बहुत हेल्प मिली है इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। हाँ, अभी भी वर्क में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो तो कंटिन्यू रहती है ना, और इम्प्रूवमेंट हमेशा होता ही रहता है। चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, तो कोई भी ऐसा परफेक्शन का पॉइंट नहीं होता है जहाँ पे हमें ऐसा लगे कि हाँ हमारा वर्क बहुत ज़्यादा एकदम फाइनल लेवल पे पहुंच गया है और हमें अब कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा लेवल कभी नहीं आता। हमें अपने वर्क में हमेशा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते रहनी है ना, और हमें इसी तरीके से हमेशा रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का लेसन अच्छा लगा हो और ये वर्क भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना। तो आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इस तरीके से बहुत सारी ट्यूटोरियल लाती रहती हूँ और मैंने पहले भी बहुत सारी फंडामेंटल लेवल पे बहुत सारे लेसन्स ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, है ना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी करना ताकि और लोगों तक भी पहुँच पाए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।